Hello students, today we will take Lost String. This is a lesson from Flamingo. In this chapter, there are two stories. One is of Sahib and the other is related to Mukesh. साहिब और मुकेश की दो स्टोरी इसमें चल रही हैं. फर्स्ट साहिब की स्टोरी डिस्कस की गई है. आफ्टर दैट मुकेश. बोथ आर पुअर, दोनों ही पुअर हैं. एक गरीब फैमिली की कंडीशंस को इसमें शो किया गया है. रेक्टिकल्स के बारे में बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन इट टू समरी. साहिब सन ऑफ अ माइग्रेंट फैमिली फ्रॉम ढाका. साहिब क्या है? ढाका से एक आए हुए परिवार के बेटे की कहानी है. ढाका से ये लोग आए और सीमापुरी में बस गए. इन्हीं का एक बच्चा साहिब है जिसकी की ये स्टोरी है. इज अ रेड सीकर हु लिव्स इन सीमापुरी. साहिब इज अ रेड सीकर. तो साहिब कौन है? एक रेड सीकर है. व्हाट इज रेड सीकर? क्या कौन होता है रेड सीकर? मैम जो लोग मतलब सड़क पे वो कूड़ा वगैरह जो उठाते हाँ, हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनको रेड पिकर कहा जाता है. तो साहिब एक रेड पिकर है जो कि सीमापुरी में रहने लगा है. यानी ढाका से आकर ये लोग सीमापुरी में बस गए हैं. एट द प्रिफायरी ऑफ दिल्ली एंड गोज अबाउट barefoot running around in the heaps of garbage to earn his livelihood. ये लोग सीमापुरी में रहते हैं और क्या है कि barefoot घूमते रहते हैं. क्या करते हुए? गार्बेज में से कुछ भी चीज बीनने के लिए, कुछ भी चीज कलेक्ट करने के लिए, फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए. ये कूड़े में, गार्बेज में से, हीप ऑफ गार्बेज के ढेर में से कुछ भी बीनते रहते हैं, उठाते रहते हैं. फॉर द चिल्ड्रन लाइक साहिब, हीप ऑफ गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड माइन. साहिब जैसे बच्चों के लिए जो गार्बेज का हीप है वो किसके समान है? गोल्ड माइन. गोल्ड माइन मीन्स किसके समान है? सोने की खान के समान है. इसमें उनको तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं और साहिब जैसा बच्चा तो उसको गोल्ड माइन मानता है. थाउजेंड्स ऑफ सच चिल्ड्रन लिव विद देयर फैमिलीज इन सीमापुरी. हजारों इस तरह के बच्चे अपने परिवार के साथ सीमापुरी में रहते हैं. दे लिव इन अ स्लम with not even the basic amenities such as water and sanitation available to them. ये लोग स्लम एरिया में रहते हैं और इन लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती. बेसिक नीड्स जैसे वाटर, सैनिटाइजेशन वगैरह की भी इनकी नीड्स पूरी नहीं होती. इनके लिए क्लीनलीनेस आदि की भी व्यवस्था नहीं है. These families are living in utter poverty. ये बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. The children have nothing else to do except rag picking, through which they earn something to eat at least. इन बच्चों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. केवल ये बच्चे क्या करते हैं? रैग पिकिंग करते हैं, जिसमें से इनको खाने के लिए कुछ मिल जाता है. Garbage to the elders is a means of survival, but for these children it is a magical wonder. एल्डर्स लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए गार्बेज क्या है? सर्वाइवल, जीवित रहने का एक साधन है, लिवलीहुड का एक साधन है. लेकिन बच्चों के लिए इट इज अ हीप ऑफ वंडर. यह वंडर यानी आश्चर्यों से भरा हुआ एक हीप है. इन ऑर्डर टू अर्न बेटर, साहिब स्टार्ट वर्किंग एट अ टी स्टॉल वेयर ही इज पेड 800 पर मंथ. अब साहिब क्या करता है? अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए he starts working at tea stall. टी स्टॉल पर काम करना शुरू करता है. where he gets 800 rupees per month, जहाँ पर कि उसे 800 rupees पर मंथ मिलते हैं. but it seems he after this had lost his carefreeness. लेकिन यहाँ पर काम करने से ऐसा लगता है कि उसने अपनी केयरफ्रीनेस खो दी है. अपना अब उसके मन में एक चिंता आ गई है, वरीडनेस आ गई है. अब उसका ऑनर कोई और है, तो अब वो यहाँ पर अपने आप को इतना फ्री महसूस नहीं करता. वो सोचता है कि यहाँ पर मेरी फ्रीडम चली गई है. He works for someone else and is no longer his own master. वो किसी और के लिए कार्य कर रहा है. Now he is no longer of his own master. वो अपना मालिक खुद नहीं रह गया है. This loss of identity weighs heavily on his tender shoulders. और ये क्या होता है कि उसके जो शोल्डर हैं, इस पर इसका जो टी स्टॉल का कैनिस्टर वगैरह होता है उसका एक हैवी वेट हो जाता है, जिसको वो सहन नहीं कर पाता और वो इस काम को छोड़ देता है. और दूसरी स्टोरी यहाँ पर मुकेश की बताई गई है. एनी यंग देन टेल्स अबाउट मुकेश अनदर यंग बॉय. अब जो ऑथर है वो हमें मुकेश के बारे में बताती है, जो कि दूसरा यंग बॉय है, who wants to be his own master, जो कि अपना मास्टर बनना चाहता है. he wants to be a motor mechanic. वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है.
ही इज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का वो एक बॉय है। फॉर व्हाट फिरोजाबाद इज फेमस? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर Bangles. बैंगल्स। तो यही है Bangles. कि ही इज अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, एंड एज अ फैमिली ट्रेडिशन ही हैज ऑलवेज वर्क इन ग्लास बैंगल फैक्ट्री। इनकी जो कि इनकी फैमिली ट्रेडिशन है, फिरोजाबाद में मोस्टली सभी लोग ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में ही, ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में ही काम करते हैं, तो ये भी वहीं पर काम कर रहा है। Here the children work in close proximity of furnaces and in such high temperature they are exposed to various health hazards, even losing their eyesight। क्या है कि यहाँ पर बच्चे बिल्कुल फर्नेसेस के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और हाई टेम्परेचर में काम करने की वजह से इनका बहुत ज्यादा लॉस होता है, और हाई लाइट में ये काम करते हैं, जिससे कि इनका क्या हो जाता है, ये आई साइट भी अपनी लॉस कर देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसी काम को करना पसंद करते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन मुकेश की जो थिंकिंग है वो डिफर है। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन हिज फैमिली वर्क। वो अपने फैमिली के काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश फैमिली लाइक अदर फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी। मुकेश का परिवार फिरोजाबाद में रहने वाले दूसरे परिवारों के समान ही विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी से ग्रस्त है। हिज फादर इज ब्लाइंड। उसके फादर भी ब्लाइंड हैं। एंड दे लिव इन अ स्मॉल हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस। वो आधे बने हुए घर में ही रहते हैं। These people of फिरोजाबाद आर exploited by the साहूकार, the middlemen, the policemen, the bureaucrats and the politicians। इन सब के द्वारा इनका शोषण किया जाता है। बट मुकेश इज डिफरेंट एंड कॉन्फिडेंट। लेकिन मुकेश क्या है, उन सबसे डिफर है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इन द स्टोरी द ऑथर ब्रिंग्स आउट द डेप्रिविटी ऑफ द चाइल्ड लेबर। यहाँ पर ये ऑथर हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताना चाह रहे हैं। इन फैक्ट द चाइल्ड इज, क्यों बेटा इस चैप्टर का नाम है द चैप्टर इज कॉल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है, चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड एज, चाइल्डहुड की तुलना किससे की जाती है? विच सीजन इज द बेस्ट सीजन? Spring season. स्प्रिंग सीजन। और विच एज इज द बेस्ट एज? Childhood. चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड टू स्प्रिंग सीजन। चाइल्डहुड को क्या माना गया है, स्प्रिंग से उसकी तुलना की गई है, और ह्यूमन लाइफ के स्प्रिंग से तुलना की गई है। एंड इट शुड बी फुल ऑफ जॉय, प्लेजर एंड प्ले। हमारी चाइल्डहुड कैसी होनी चाहिए? जॉय, प्लेजर एंड प्ले से भरी होनी चाहिए। लेकिन साहिब और मुकेश जैसे बच्चों की चाइल्डहुड किससे भरी हुई है? चिंताओं से भरी हुई है। इनकी लाइफ फ्री नहीं है। दैट्स व्हाई दीज पीपल लॉस्ट देयर स्प्रिंग। इस तरह के बच्चों ने क्या खो दिया है? अपना चाइल्डहुड यानी स्प्रिंग खो दिया है। इज इट क्लियर टू यू व्हाई द चैप्टर इज कॉल्ड लॉस्ट स्प्रिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are starting to explain the chapter. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? I asked Sahib. I is for author and is young. She is a lady. तो मैंने साहिब से पूछा, why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? Which type of work is he doing? कौन सा काम कर रहा था? जब मैंने उससे पूछा, ऑथर ने उससे पूछा, Red picking. रैग पिकिंग कर रहा था। तो मैंने साहिब से पूछा, जब वो मुझे एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जब वो मुझे हर सुबह गोल्ड गार्बेज में से, गार्बेज के डंप में से फॉर गोल्ड के लिए ढूंढता हुआ मिलता था। तो क्या है कि वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने एक साहिब से पूछा कि जब वो कब पूछा, जिस समय वो मेरे पड़ोस में गार्बेज के ढेर में से, मॉर्निंग में हमेशा मुझे गार्बेज के ढेर में से गोल्ड को ढूंढता हुआ दिखाई देता था। गार्बेज का जो हीप है उनके लिए फुल ऑफ वंडर्स है, फुल ऑफ गोल्ड है, लाइक गोल्ड माइन है। गोल्ड यहाँ पे गोल्ड के लिए नहीं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने लंबे समय पहले लॉन्ग एगो अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका।
वो ढाका के ग्रीन फील्ड्स के बीच में रहता था। His home is not even a distant memory. उसका घर अभी उसकी डिस्टेंट मेमोरी नहीं है। There were many storms that वो अपनी swept away. फैमिली के साथ ही रहता था। बेटा अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। वो लोग ढाका से यहाँ पर आकर के बस गए थे। कहाँ पर? सीमापुरी में। पहले वो लोग ढाका में रहते थे, लेकिन अब सीमापुरी में रहने लगे। क्यों रहने लगे? द रीजन इज गिवन हियर। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। क्या हुआ कि ढाका में बहुत ज्यादा तूफान आए, फ्लड आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके घर बह गए, इनके खेत बह गए। His mother tells him, उसकी माता उसे बताती हैं, that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसी वजह से ये ढाका को छोड़कर गोल्ड की तलाश में यानी जीविका की तलाश में बड़े बड़े शहरों में आ गए, आकर बस गए, जहां पर कि ये आजकल रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. He mutters, जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि why are you doing this? तुम ये काम क्यों कर रहे हो? Why are you searching the things from the garbage? गार्बेज से चीजें क्यों ढूंढ रही हो? इतने गंदे जगह में क्यों हाथ दे रहे हो? तो साहिब का क्या आंसर था? Because I have nothing else to do. क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। That's why I am doing this. And he mutters looking away. उसने मुझे दूर से देखते हुए कहा, Go to school, I say glibly. I say cleverly. मैंने उसे चतुराई से कहा, Go to school. स्कूल जाओ, वो तुम्हारा करने का है। Realizing immediately how hollow the advice must sound. और फिर मुझे ऐसे लगा कि यह साउंड उसको कितनी अजीब सी लगी होगी जब मैंने उसको कहा कि स्कूल जाओ। हो सकता है इसके पास स्कूल फैसिलिटी ना हो, खर्च करने फीस देने के लिए पैसे ना हो, तो इसलिए यहाँ पर कुछ कराओ, लेकिन मैंने उसे सीधे कह दिया स्कूल जाओ। There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. और साहिब का क्या आंसर था? There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, जब कोई स्कूल बन जाएगा, I'll go, मैं चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I asked, half joking. मैंने उसको half joking करते हुए कहा, If I will start a school, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं, खोल दूं, तो will you come? क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. उसने स्माइल करते हुए कहा। A few days later, I see him running up to me. और जब मैं काफी कुछ दिनों बाद उसे मिला तो वो वहीं से दौड़ते हुए मेरे पास आया और उसने बेटा क्या पूछा, इज योर स्कूल रेडी? कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? मैं आई कम, मैं आ जाऊं तुम्हारे स्कूल में पढ़ने के लिए? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड द स्कूल, आई से एम्ब्रेस एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। अब मैं परेशान सा हो गया, शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा कि स्कूल खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने उससे एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो कि पूरा नहीं किया जा सकता था। बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर टू हिज ब्लैक वर्ड। उसके ब्लैक वर्ड में अंधेरे जी संसार में इस तरह के मेरी तरह से प्रॉमिस करने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क्ड हिम हिज नेम। कई महीनों तक उसे जानने के बाद आफ्टर ऑल आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नेम पूछा। अब उसने क्या अपना नेम बताया, ध्यान से सुनेंगे, साहिब ए आलम। उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने कहा, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। साहिब आलम का क्या मीनिंग होता है वो नहीं जानता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मीनिंग है he would have a hard time believing it. तो उसे लंबा समय इस बात पर बिलीव करने में लगता कि मेरे नाम का मीनिंग ये है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और मैं तो यूनिवर्स का क्या भी नहीं हूँ। मीनिंग तो उसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, और वो यहाँ पर यूनिवर्स में कैसे लाइफ स्पेंड कर रहा है, जैसे कि वो यूनिवर्स का एक पार्ट भी ना हो। तो वो इस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the streets with his friends. उसे इस बात का नहीं पता कि उसके जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मीनिंग क्या है। he roams माने इधर उधर घूमता रहता है गलियों में, with his friends, अपने फ्रेंड्स के साथ। an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. कैसे एक बेयरफुट बॉयज की एक सेना के साथ घूमता रहता है, जो कि कैसे अपीयर होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स के समान वो दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ,
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक मैंने उन सबको पहचाना। उन सबको मीन्स उनकी पूरी आर्मी को। Why are not you wearing चप्पल? I asked one. अब मैंने एक से पूछा कि why are not wearing चप्पल? तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? बेटा रेड पिकर्स की क्या है? आप लोगों ने रेड पिकर्स को कैसे घूमते हुए देखा है? चलिए बताइए कैसे घूमते मैम नंगे हो? पैर फटे वटे कपड़े में। हाँ और हाँ दे डू नॉट वेयर चप्पल्स वेदर दे हैव और नॉट। चाहे उनके पास हो या ना हो वे चप्पल्स नहीं पहनते। बिकॉज इट इज देयर कस्टम। उनका ये कस्टम है, वो नहीं पहनते। इवन इफ he did he will throw that. हाँ why are not you wearing चप्पल्स? I asked one. My mother did not bring them down from the stairs. अब वो क्या कहता है कि मेरी माँ ने उन्हें मेरे लिए स्टेज से नीचे नहीं उतारा। He answered simply. Even if she did, he will throw them at another who is wearing shoes that do not match. और ये दूसरे बच्चे ने उसके लिए आंसर दिया कि अगर इसकी माँ उन चप्पल को इसको दे भी देती तो ये क्या करता, उनको फेंक देता। और ये आंसर किसने दिया? उस बच्चे ने दिया जो कि ऐसे शूज पहन रहा था जो मैच नहीं करते थे, एक दूसरा तो एक दूसरा। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing. वो सफल करने लगा यानी पैर जमीन में घिसने लगा एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। और उसने कहा आई वांट शूज, मुझे शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। ये बात किसने कही? आई वांट शूज एक तीसरे लड़के ने कही, उस लड़के ने जिसकी की अभी कभी भी अपनी लाइफ में पेयर ऑफ शूज नहीं मिले। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। कंट्री में ट्रैवलिंग करते हुए मैंने ऐसे काफी सारे बच्चों को देखा जो कि बेयरफुट घूमते हैं। इन सिटीज ऑन विलेजेस रोड, चाहे वो सिटीज हो चाहे विलेजेस रोड हो। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की वजह से नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेकिन उनकी एक ट्रेडिशन है कि ये बेयरफुट रहते हैं। इन वन एक्सप्लेनेशन, मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेडिशन की वजह से रहते, पैसे की कमी की वजह से नहीं। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये इनको इस तरह से बेयरफुट देखना शायद एक उस बात का एक्सक्यूज नहीं है कि ये निरंतर पॉवर्टी की स्टेज में रहते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग तो क्या समझते हैं कि इनके पास शूज नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन में रहते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये बेयरफुट रहना इनकी निरंतर गरीबी की स्थिति को नहीं दर्शाता। जबकि है कि ये लोग गरीब हैं, बहुत गरीब रहते हैं, इसी तरह से अपने लाइफ स्पेंड करते हैं, सरवाइव करते हैं। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि ये इसकी वजह से अपने बेयरफुट रहते हैं। आई रिमेम्बर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। अब वो एक स्टोरी बताता है कि उडीपी के व्यक्ति ने मुझे एक कहानी बताई थी एक बार। आई एम टेलिंग इट हियर, मैं यहाँ बता रहा हूँ। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ये उडीपी का व्यक्ति बता रहा है कि जब वो छोटा लड़का था तो वो ओल्ड टेम्पल यानी स्कूल पास ऑन ओल्ड टेम्पल, तो वो एक टेम्पल में जाता था स्कूल के बाद। देयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पर कि उसके पिताजी प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पल पे रुकता था एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करता था। कौन करता था? कौन करता था बेटा ये प्रे? साइड का फ्रेंड जो उडीपी का एक व्यक्ति जिसने की ऑथर को ये वाली स्टोरी बताई थी, वो करता था कि जब वो एक छोटा लड़का था तो वो स्कूल के बाद मंदिर में जाता था, जहाँ पर कि उसके पिताजी क्या करते थे, एक पुजारी थे और वो कुछ समय के लिए रुकता था मंदिर में और पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करता था। 30 years later I visited his town, और 30 साल बाद मैं उसके शहर में गया एंड द टेम्पल, मंदिर में गया, which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब एयर ऑफ डेजोलेशन यानी हवा में उड़ गया, यानी वहां पर बहुत कुछ चेंज हो गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, बैकयार्ड में जहाँ पर कि नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स बिछी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, wearing socks and shoes पहने हुए था, arrived panting and threw his school bag on a folding bed, हाँफते हुए, पैंटिंग मैंने हाँफते हुए आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बैग पर फेंका।
लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हु मेड ऑफ द टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज। मुझे उस बच्चे की याद आ गई जो कि माँ से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसे फाइनली पेयर ऑफ शूज मिल गए तो वो उसी बच्चे को याद करने लगा। लेट मी नेवर लूज देम, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान अब मेरे शूज कभी ना खोएं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी वो प्रेयर स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज, प्रिस्ट के बेटे ने ये प्रे की थी, जो ओडीपी का व्यक्ति था वो एक प्रिस्ट का बेटा था, उसने ये प्रे की थी और उसकी प्रे भगवान ने ग्रांट कर ली, भगवान ने स्वीकार कर ली, क्योंकि आजकल प्रिस्ट के जो बच्चे हैं वो विदाउट शूज नहीं रहते। बट मैनी अदर्स लाइक द रेड पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत से दूसरे व्यक्ति जैसे कि रेड पिकर्स हैं जो कि मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? शूलेस रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, मेरा इन barefoot rag pickers के साथ मेरा परिचय मुझे कहाँ पर लेकर गया? सीमापुरी में लेकर गया। A place on the profile of Delhi yet miles away from it, जो कि दिल्ली के बिल्कुल बाहरी सीमा पर है, यद्यपि उससे मीलों दूर पर है। मेटाफोरिकली ये एक मेट्रोपोलियन सिटी है। Those who live here are skaters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बांग्लादेश से आए थे शरणार्थी हैं जो कि यहाँ पर 1971 में आए थे। साहिब फैमिली अमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक परिवार है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय वीरान था, एक जंगल सा था। इट स्टिल इज, जो कि आज भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, वहां पर लोग रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, डिवर्ड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पर मड भरा हुआ है, गलियां कीचड़ से युक्त हैं, और क्या है कि नालियां अच्छे से नहीं बनी हुई है, रनिंग पानी बहता रहता है। और लाइफ 10,000 ऑफ रैग पिकर्स, यहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। They had lived here for more than 30 years without an identity. वो यहाँ पर बिना किसी आइडेंटिटी के 30 साल से भी अधिक हो गए हैं उनको यहाँ पर रहते हुए। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड, इनके पास कोई परमिट नहीं है लेकिन इनके पास राशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिससे कि उनका नेम वोटर लिस्ट में है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उससे वो क्या होते हैं? इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे कि वो ग्रेन खरीदने में, मतलब ग्रेन प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलती है। मतलब क्या है कि इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है, केवल इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे कि इनका नेम वोटर लिस्ट में ऐड है और जिसकी वजह से कि इन्हें खाने के लिए ग्रेन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि जीवित रहने के लिए आइडेंटिटी की अपेक्षा फूड ज्यादा जरूरी है। Isn't it? है बेटा ऐसा? हमें सर्वाइव करने के लिए। हाँ, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. वो क्या कहती है कि यदि दिन के अंत में हम बिना पेट दर्द के अपने हमारे परिवार वाले दिन भोजन करके अपने बेड पर चले जाते हैं, यानी दिन भर भोजन करते हैं, भूखे रहेंगे तो पेट दर्द करेगा, तो दिन के एंड पर अगर हम भोजन करके बिना पेट दर्द हुए अपने बिस्तर पर चले जाते हैं तो वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो फिर हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे उन स्थानों की अपेक्षा जहां पर कि हमें ग्रेन नहीं मिलता। जब सीमापुरी के लोगों से पूछा जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों रह रही हो, तो उन लोगों का क्या आंसर होता है कि कम से कम हमें यहाँ खाने के लिए अनाज तो मिल जाता है, उससे बेटर हमारे लिए है कि हम ऐसे स्थान पर रहें जहाँ पर हमें खाने के लिए अनाज भी ना मिले और हम भूखे पेट सोएं और जिससे कि हमारे पेट में दर्द हो, तो उससे बेटर है हमारा इसी गंदगी में रहना। A group of women in tattered sarees, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, ये आंसर किसका था? एक वुमेन का था जो कि टैटर्ड यानी फटी हुई साड़ी पहन रही थी। और कब उसने ये आंसर दिया? जब मैंने उससे पूछा कि वो अपनी ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स,
ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स की ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर यहाँ पर क्यों आकर के बस गए? Wherever they find food, जहाँ पर उन्हें फूड मिला, they pitch their tents, वहीं पर वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं। They became transit homes, और वहीं पर वो अपना मूवेबल ट्रांजिट माने मूवेबल होम बना लेते हैं। तो उनका क्या कहना था कि जहाँ पर भी उनको अनाज मिलता है, जहाँ पर उन्हें भोजन मिलता है, वहीं पर वो अपने टेंट लगा लेते हैं और अपना मूवेबल होम बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े हुए हैं। बिकम्स पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो एक दूसरे के जीवित रहने में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहकर सर्वाइवल का मीनिंग क्या है? रैग पिकिंग। थ्रू द इयर्स it has acquired the proportions of a fine art. Garbage of them is gold. So the years, सालों से it has acquired the proportion of fine art. यहाँ पर इन्होंने एक फाइन आर्ट सीख ली है। Garbage to them is gold. Garbage उनके लिए किसके समान है? गोल्ड के समान है। It is their daily bread, a roof over their head. ये उनके लिए डेली ब्रेड का साधन है, उनके सिर पर एक रूफ के समान है। Even if it is a leaking roof, चाहे वो लीकिंग रूफ हो, but for a child it is even more. लेकिन एक बच्चे के लिए एक कहीं अधिक है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो ग्रीन फील्ड्स वगैरह वाले स्थान पर रहता है, तो देयर इज नो प्रॉफिट। उसे तो सबसे पहले खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। तो उनका यही कहना है कि जहाँ भी हमें भोजन मिलता है, हम वहीं पर रह जाते हैं, वहीं पर सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। और यहाँ पर सीमापुरी में सर्वाइविंग का मतलब क्या है? रैग पिकिंग है। और कम से कम इस रैग पिकिंग से हमें इतना तो मिल जाता है कि हम अपना पेट भर लें। हमारे पास एक घर तो है जिसकी की छत है, चाहे वो छत कैसी है, नीची है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Should I continue it or stop it here? Your time Ma'am, is stop. about to, your Yes, time is ma'am. about to complete. Okay बेटा, finish होने वाला है आपका टाइम, and in our next class I'll take it. नेक्स्ट क्लास में हम इसे लेंगे। चलिए बेटा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, अभी है 1-2 मिनट। व्हाट इज साइड लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? व्हाट इज साइड लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साइड गार्बेज डंप में से क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही, वो कहाँ है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है? क्या ढूंढ रहा है? देखिए, गार्बेज इज गोल्ड फॉर साहिब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्बेज इज गोल्ड फॉर साहिब, साहिब के लिए गार्बेज क्या है? गोल्ड है। ही इज लुकिंग फॉर अ रूपी कॉइन इन इट, वो यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा है। गार्बेज में से वो रूपी कॉइन ढूंढता है। अपार्ट फ्रॉम मनी ही फाइंड्स अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस गार्बेज, पैसे के अलावा उसे दूसरे भी अदर ऑब्जेक्ट इस गार्बेज में से मिल जाते हैं। ही लिव्स एट सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है। एट द प्रेफायरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर बनी हुई है। एंड हिज पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम अ विलेज इन बांग्लादेश, और उसके पेरेंट्स बांग्लादेश के एक विलेज से आकर के यहाँ पर बस गए हैं। तो गार्बेज इज गोल्ड फॉर साहिब, इट इज फुल ऑफ वंडर्स। यहाँ पर उसको ही इज लुकिंग फॉर अ रूपी कॉइन एक्सेप्ट द मनी। He also gets something which is wonderful for him. वो यहाँ पर पैसे के अलावा उसे कुछ और ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं गार्बेज से, जस्ट लाइक द टॉयज, खिलौने, शूज वगैरह उसको मिल जाते हैं, बैग्स वगैरह मिल जाते हैं, विच आर वेरी वैल्यूएबल फॉर हिम। ही लिव्स एट सीमापुरी, सीमापुरी से रहता है। उसके पेरेंट्स ढाका से यानी बांग्लादेश के एक विलेज से आकर यहाँ बस गए हैं। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? ऑथर ने इन बच्चों के बेयरफिट रहने की क्या वो दी है आपको? एक्सप्लेनेशन क्या बताया है? क्या बताया ऑथर ने कि क्यों ये बच्चे विदाउट फुटवियर रहते हैं? ट्रेडिशन, अपनी ट्रेडिशन की वजह से रहते हैं। ऐसा इसके लिए ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि एक परपेचुअल पॉवर्टी की कंडीशन में। तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज क्लासेस,
हमारे कंट्री के हजारों बच्चे अंडर प्रिविलेज क्लासेस से बिलोंग करते हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। दे आर टू पुअर